अपने चैनल स्टडी जंक्शन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स लेके आए थे, जिसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। दोस्तों, जो आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी, आप जो नई वीडियोस लेके आ रहा हूँ उसमें मैं कुछ आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया करूँगा, एक या दो क्वेश्चन दिया करूँगा, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देने हैं। मैं पर्सनली हर बंदे की कमेंट को पढ़ूंगा और उसका आंसर देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें और उसमें जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर दें, क्योंकि आप वीडियो पढ़ लेते हो, क्वेश्चन घर पे करते नहीं हो, तो आप क्वेश्चन भी साथ ही साथ रिवाइज करा करें। जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर दे सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गॉस लॉ से रिलेटेड। कल जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, आज वही है। आज आपने बोर्ड में देख लिया होगा, पहले प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें है आपके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या है? हम प्रूफ करेंगे गॉस लॉ को विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर आपने गॉस लॉ नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में गॉस लॉ देख सकते हैं, जो लास्ट वीडियो हुई। ये जो है हमारा वो है आपका पार्ट 7। एक्चुअली ये पार्ट 7 है, इससे पहले पार्ट 6 में मैंने गॉस लॉ को डिस्कस किया है। एक्चुअली दोस्तों गॉस लॉ होती क्या है? मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो हमारे पास कोई एरिया होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसे मैं किसी एक क्लोज सरफेस में बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने ये मान के चलो एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस, इसका नाम होता है आपका गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। ये है आपकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, इसको मैंने आर रेडियस ले लिया। ठीक है, तो जिससे इस पॉइंट चार्ज से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या होगा, वही आपकी गॉस लॉ देती है। तो गॉस लॉ क्या कहती है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टर्म्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। जितना चार्ज इसमें रहता है फाई ई इक्वल्स टू जितना चार्ज एनक्लोज है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये आपकी क्या होती है? गॉस लॉ होती है, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम प्रूफ करेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ विद टेकिंग spherical surface as Gaussian surface। क्या? spherical surface लेंगे एज अ Gaussian surface। ओके, हम क्या करेंगे, एक Gaussian surface लेंगे। ऐसा कि मैंने आपको बताया ये सेंटर है, मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, चार्ज Q, उसकी रेडियस है r। यहाँ पे ये क्या है, मैं कुछ ना कुछ, हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ एरिया एलिमेंट लेना पड़ता है, तो मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका नाम मैंने लिया ds। मैंने क्या लिया? छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ds, जिसकी जो डायरेक्शन है वो है ये। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, जो पैरेलल डायरेक्शन होती है किसकी? एरिया एलिमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई इक्वल्स टू, अब मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहा हूँ। क्या हमें पता होता है कि एक तो फाई होती है हमारी कौन सी, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये क्या करना है? प्रूफ। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से हमें पता है कि E डॉट A हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अब फाई E इक्वल्स टू
हम छोटे से एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। मैंने बताया था, कल पढ़ाया था कि हमारे पास जो भी छोटा सा एलिमेंट, छोटा एरिया एलिमेंट होता है, उसमें से निकलने वाला फ्लक्स की वैल्यू काफी छोटी होती है। तो ये d phi e यानी डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी dp। जैसे इस एरिया की मैं बात करूं, ये बहुत जैसे स्फीयर का पूरा एरिया, ठीक है, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया। अगर मैं बोलूं इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से एक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है पूरे का, ये वाला जो पूरा सरफेस है ये मिल जाता है, इंटीग्रेटेड सरफेस मिल जाती है, कंप्लीट होल सरफेस मिल जाती है। ठीक है, d phi e इक्वल्स टू e डॉट ds। ठीक है, हमें पता है ये e डॉट ds होता है। हमें जानते हैं कि e डॉट ds को मैं क्या लिख सकता हूं, e ds cos ऑफ थीटा, बिकॉज़ यहां पर क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहां पे लिखूंगा मैं e ds cos ऑफ थीटा, e ds cos ऑफ थीटा। अब ये थीटा दोस्तों क्या है, थीटा जो है वो एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds यानी एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप ds की और e की दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मींस व्हाट, हियर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे 0 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगा, d phi e इक्वल्स टू e ds cos 0। हमें ये पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैं इसकी जगह 1 लगा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, d phi e इक्वल्स टू e ds। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये तो इस छोटे से पार्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मुझे इस होल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था इस होल एरिया में से चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास छोटा सरफेस है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। नोट को पेन लेके बैठा करिए साथ में, जिससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये बात, ठीक है। तो d phi e इंटीग्रेशन किया मैंने, तो मेरे को ये e जो है वो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन होगा। तो यहां से मेरे को क्या है, d phi e का इंटीग्रेशन करेंगे तो phi e आ जाएगा, और e और ds का क्या होता है, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमें पता है कि हमारे पास छोटा सा, ये किसका एरिया है, छोटा किसका ds जो किसका छोटा एरिया है, स्फेरिकल सरफेस का। और हमें पता है अगर हम इसको पूरी स्फेरिकल सरफेस का एरिया लेंगे तो क्या होगा, पूरी स्फेरिकल सरफेस का एरिया लेंगे तो हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इनटू 4 पाई r स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि phi e इक्वल्स टू e डॉट e इनटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बिगाड़ देंगे। ठीक है, phi e जो है, phi e इक्वल्स टू e इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा, इसको देखिए आप, phi e इक्वल्स टू e इनटू 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे मैंने वहां पे रेडियस ली थी उसी तरीके से है, स्मॉल पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां क्या करना है तुम्हें, अब ड्यू टू e फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इस e की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट चार्ज के लिए इस e की वैल्यू हमें पता है, बताइए क्या होती है, मैं सुन रहा हूं, बताइए। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। प्लीज आप रिवीजन करते रहिए, जिससे क्या होगा, आप एट अ पॉइंट कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो एट रैंडम। ठीक है, तो मैं इस यूनिट को यहाँ पे रख सकता हूँ e की जगह, तो 4 e की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, phi a इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमने क्या निकाला, हमने यही डेरिवेशन को प्रूव किया। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय द
epsilon times of charge enclosed in the closed surface. That's what the electric flux is given here. Okay, एक और फॉर्मूला जानते हैं phi equals to E dot A. I hope ये आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा सारी चीज, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे बाद में पूछ सकते हैं. ओके, इसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया प्रूफ, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. इसकी बात करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. चलो तो देखते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो गॉस लॉ की काफी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पहली है, हम देखो स्फेरिकल के लिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल सेल, ठीक है, और सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, नॉन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये सारे हम निकाल सकते हैं गॉस लॉ से. लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस वेरी मेजर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ. हमें गॉस लॉ की मदद से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए दोस्तों होती क्या है बताइए. मैंने अभी जस्ट लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. क्या लिखा था मैंने अभी जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो दोस्तों बहुत सिंपल है, सेम तरीका है, वही तरीके से करेंगे. हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सारी चीजें मैंने बता दी, वही सेम फिगर रहेगा जो पहले डिस्कस किया था मैंने. तो हम फाई ई जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, फाई ई जो निकलेगी वो आपकी निकलेगी डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस. ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. तो यहां से लिख सकता हूं e ds. ठीक है, e ds लिख सकता हूं और d phi e. ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहले की तरह दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो फिर मैंने यहां पे इंटीग्रेशन किया, तो phi e इक्वल्स टू e डॉट ds. e डॉट ds, तो मैं अभी e जो है वो कांस्टेंट लूंगा और ds का इंटीग्रेशन करूंगा. ये छोटा सा पार्ट है, डेरिवेटिव है इस होल स्फीयर का, सरफेस का. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा. तो ds का जो एरिया होगा बेसिकली क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. ds का जो एरिया होगा वो होगा आपका स्फेरिकल सरफेस की वजह से 4 पाई r स्क्वायर. ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा. तो phi e इक्वल्स टू e डॉट 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं. क्या डाल रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूं. ठीक है, उसके बाद कोई सेम तरीका मैं बिगाड़ रहा हूं, आप प्लीज इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, मैंने जो बताया था अभी वो बताया था मेरे पास phi e जो आया था वो आया था मेरे पास e डॉट 4 पाई r स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन. अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, phi e जो होता है वो होता है आपका, सॉरी मैं गलत लिख गया, गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. ये फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, अब ये दोनों phi मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फ्लक्स निकलने वाला और गॉस लॉ से फ्लक्स निकलने वाला, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर नंबर बराबर होता है. इस वजह से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस because the LHS are same. So e dot 4 pi r square equals to q upon epsilon naught. अब मैं इसको, मुझे e निकालना है तो e को मैं एज इट इज नहीं छोड़ूंगा, q अपॉन इसको नीचे ले आऊंगा तो 4 pi r square into epsilon naught. और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो q अपॉन 4 pi epsilon naught into r square. आप देख सकते हैं वही सेम वैल्यू निकल के आई जो हमने पहले डिस्कस की थी.
that is the electrical field intensity due to a point charge by using Gauss law। हमने इस फॉर्मूले को गॉस लॉ से निकाल लिया, जब समझ से पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं किया, जस्ट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोनों को इक्वेट किया और इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इट इज क्वाइट सिंपल। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको नीचे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप नीचे देखिए, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना है। ठीक है, मैं पर्सनली एनालाइज करूंगा सभी के आंसर्स और सजेशंस भी दूंगा। ओके, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी 1 नंबर या 2 नंबर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, जो है आपका, जिसको हम बोले तो जो है आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हम सरफेस के ऊपर कंटीन्यूअस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास मान के चलिए कोई स्फीयर है, उस स्फीयर में मैंने कोई चार्ज प्रोड्यूस किया, तो उस चार्ज पे सरफेस पे चार्ज की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसमें हम इस टॉपिक का नाम देते हैं आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास 3 तरीके की कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिनमें से पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता होगा लीनियर चार्ज की बात कर रहा हूं तो मैं किसी न किसी एक लाइन चार्ज यानी 1 डायमेंशनल में कोई भी हमारे पास एक चार्ज है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लीनियर के लिए मान के चलिए हमारे पास कोई एक लाइन है, उस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या किया है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। लाइन क्या बोले तो हम किसी भी लेंथ की बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी भी एक लेंथ की बात कर रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू होगी क्या? चार्ज की पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात मैं कर रहा हूं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द चार्ज पर यूनिट length, charge per unit length is called linear charge distribution, linear charge density। बोलेंगे क्या? linear charge density। सॉरी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, linear charge distribution या इसको हम linear charge density भी बोलते हैं। बेसिकली इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज Q अपॉन L। इसकी जो दोस्तों यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड जो लेंगे वो होगा हमारे पास कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सरफेस, बोले तो सरफेस और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो मैं एरिया की बात कर रहा हूं। एरिया इज ऑफ 2 डायमेंशन। हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशन होती है तो उसका एरिया निकल के आता है। तो इसको क्या लिखेंगे? द चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या? पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डेंसिटी। या तो डेंसिटी बोल लीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए, दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम दोस्तों करते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज पर एरिया। और हमें इसकी यूनिट निकालनी हो तो आपको यूनिट के बारे में पता होगा। चार्ज की यूनिट कूलम और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो दैट इट्स यूनिट बिकम कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड जो है वो लास्ट है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी मैं जो बात कर रहा हूं। आप इसकी डेफिनेशन आपको दे सकते हैं, बोलिए मेरे साथ। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द चार्ज
per unit volume is वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप रो से। ये रेसिस्टिविटी वाला रो वही वाला रो है, लेकिन यहाँ अलग है। इसका नाम जो है वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता था। तो Q अपॉन V, बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। तो आई होप ये सारी आपको अंडरस्टैंड होगी। हमारे पास है तीन। पहला तो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप ये आपको सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे, पहले जो है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय यूजिंग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, देन मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाए हैं। दोस्तों आपको नीचे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं पर्सनली आपकी कमेंट को पढ़ूंगा और आपके आंसर्स की एनालिसिस करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।